गुड इवनिंग बच्चों सभी को। एक बार फिर से मैं अमित कुमार, आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल और एकमात्र ऐसा चैनल जहां पे आप लोगों को संपूर्ण अकाउंट और इकोनॉमिक्स और अब तो इंग्लिश कंप्लीट ही कराई जा चुकी है। मैं आपका स्वागत करता हूं। इंग्लिश का जो टॉपिक आपने लिख के दिया हुआ है वो सारे टॉपिक जो बचे हैं उनको भी करा दिए जाएंगे। बाकी आप चीज़ें रिवीजन करते रहो और अकाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको कराया ही जा रहा है, वो कराते ही जाएंगे हम लोग। ठीक है, चलो। अच्छा, आज हम लोग बात कर रहे थे बेटा पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण की। एक्चुअली इस क्लास को कल ही मुझे खत्म करना था, लेकिन कल जैसे कि आप सबको पता है कि घर पे एक्चुअली हमारे यहाँ भागवत है। पर्सनली मैं नहीं, मेरे चाचा जी ने सुना हुआ है, मतलब पारिवारिक चाचा जी हैं, लेकिन हो गए घर ही पे, आप समझ सकते हो। और कल बैठकी का कार्यक्रम था, इसलिए सडनली जाना पड़ा। इसलिए बेटा सडनली जाना पड़ा। और एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर आपका गाँव कहाँ है। बेटा हमारा गाँव सज्जनपुर। अगर आप लोग बेसिकली सतना से बिलोंग करते हैं तो आप सब लोग रामबन सज्जनपुर जानते होंगे। तो रामबन से जस्ट मेरा गांव 7 किलोमीटर दूर है, तो वही है। तो गांव पे गया हुआ था, तो कल बैठकी थी। 21 तारीख को भंडारा है। आप सभी लोग भंडारे में आ सकते हो जिनको आना है तो, बाकी मत आना यार, बहुत दूर है, पहाड़ी एरिया है। चलो ठीक है। सर निमंत्रण दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आप पहाड़ी एरिया नहीं आना, आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, फिर जब कभी होगा तो फिर करेंगे, है ना। चलो ठीक है। तो बेटा बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य के बारे में आज हम लोगों को बात करनी है। अभी तक पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण के बारे में हम लोगों ने सारे टॉपिकों को बात कर ली थी। हमने बात की थी कि किस तरीके से मूल्य का निर्धारण किया जाता है, किस तरीके से पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण किया जाता है, किस तरीके से अति अल्पकाल में वस्तु के मूल्य का निर्धारण किया जाता है, किस तरीके से अल्पकाल में वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण किया जाता है, किस तरीके से दीर्घ काल में पूर्ण बाजार की दशा में वस्तु के मूल्य का निर्धारण किया जाता है पूर्ण प्रतियोगिता में। तो इन तीनों के बारे में पूरा हम लोगों ने ग्राफ बना करके भी समझ लिया था और आपको बातें समझ में भी आ गई होंगी। आज हम लोग ये यूनिट को खत्म करेंगे। आप सबको पता है कि हम लोग चौथी यूनिट के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इस चौथी यूनिट की अगर बात की जाए तो 2 ही चैप्टर थे, एक तो बाजार, दूसरा प्रतियोगिता बाजार, यानी पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार मूल्य निर्धारण। तो ये यूनिट आज आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, कल से हम लोग कौन सी यूनिट पढ़ेंगे इसके बारे में आज लास्ट में मैं बता दूंगा। देखिए आज हम लोगों को बात करना है बाजार मूल्य से आप क्या समझते हैं। आज 3 क्वेश्चन बेसिकली मैं बात करूंगा। एक तो बाजार मूल्य से आप क्या समझते हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। बाजार मूल्य से आप क्या समझते हैं, बाजार मूल्य से आप क्या समझते हैं, बाजार मूल्य से आप क्या समझते हैं। एक तो क्वेश्चन ये है कि बाजार मूल्य से आप क्या समझते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन है बेटा, अभी मैं लिख नहीं रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है सामान्य मूल्य से आप क्या समझते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर को समझाइए, जो अंतर इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए चलिए पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक बच्चा बोल रहा है कि इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना। हाँ बेटा इतना ही पढ़ना है। मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूं आप एक्यूरेसी के साथ उतना ही पढ़िए, उससे एक शब्द भी आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूं और बाकी जो मैंने पढ़ाया सब्जेक्ट मैं उसकी बात कर रहा हूं, अकाउंट की। चलिए बेटा बात करते हैं बाजार मूल्य की। देखिए आप सब भी इस मूल्य से वाकिफ हैं। इस बाजार मूल्य को ही वास्तविक मूल्य भी कहा जाता है। इस बाजार मूल्य को ही वास्तविक मूल्य भी कहा जाता है। वास्तविक मूल्य, इस बाजार मूल्य को ही वास्तविक मूल्य भी कहा जाता है। इस बाजार मूल्य को ही वास्तविक मूल्य कहा जाता है। वैसे आप सब पहले से भी परिचित थे। आप सब लोगों ने जब फर्म का समापन चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे आपने 2 मूल्य देखे थे। एक तो पुस्तकीय मूल्य जो चिट्ठे में प्रदर्शित रहते हैं, दूसरा बेटा था बाजार मूल्य, या उसी को हम लोग वास्तविक मूल्य भी कहते थे। जो समायोजन में मूल्य दिए रहते थे वो बाजार मूल्य या समायोजित मूल्य ही कहलाते थे, वास्तविक मूल्य। यहाँ पे बाजार मूल्य का तात्पर्य क्या होता है बेटा, जो अति अल्पकालीन वस्तुएं हैं, अति अल्पकालीन वस्तुएं हैं, अति अल्पकालीन, अति अल्पकालीन, या मैं ये भी कह सकता हूं कि नाशवान या नष्टवान वस्तुएं, जो अति अल्पकालीन वस्तुएं हैं उनमें प्रायः बाजार मूल्य का निर्धारण किया जाता है। क्योंकि अति अल्पकालीन में जो मूल्य का निर्धारण किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है, मांग के आधार पर किया जाता है, जो कि याद रखना बेटा जो मांग व पूर्ति में असंतुलन के परिणाम स्वरूप उपस्थित होता है। जो मांग एवं पूर्ति के असंतुलन के मांग एवं पूर्ति के बीच असंतुलन से उत्पन्न होता है। असंतुलन से उत्पन्न होता है जो पुनरुत्पादकीय एवं उत्पादकीय दोनों वस्तुओं पर लागू होता है। जो पुनरुत्पादकीय और उत्पादकीय दोनों वस्तुओं पर लागू होता है। उत्पादकीय और पुनरुत्पादकीय दोनों वस्तुओं पर बेटा ये लागू होता है। और ये कैसा मूल्य होता है, बोले सर ये वास्तविक मूल्य होता है। कैसा मूल्य होता है, बोले ये वास्तविक मूल्य होता है, जो लगातार बढ़ता और घटता रहता है।
जो लगातार बढ़ता रहता है और घटता रहता है। बढ़ेगा कब? मांग के अनुसार। यदि मांग ज्यादा है तो मूल्य भी बढ़ेगा। घटेगा कब? मांग के अनुसार। यदि मांग कम है तो मूल्य भी कम रहेगा। तो सिंपल सी बात है, कुल मिलाकर के मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि जो बाजार मूल्य है वो क्या होता है। बेटा बाजार मूल्य एक अति अल्पकालीन वस्तुओं के लिए किया जाता है। बाजार मूल्य किसी वस्तु का वह मूल्य होता है जो बाजार में अति अल्पकाल के लिए प्रचलन में होता है। अति अल्पकाल के लिए मतलब जैसे ही वस्तु की मांग घटने या बढ़ने लगती है वैसे ही इसका मूल्य बढ़ने या घटने लगता है, वैसे ही इसका मूल्य बढ़ने या घटने लगता है। क्योंकि अल्पकाल में समय इतना कम होता है कि पूर्ति को पूरा नहीं किया जा सकता, या तो केवल स्टॉक तक रखे हुए तक वो क्या होती है? सीमित होती है। इसलिए बाजार मूल्य निर्धारण में मुख्य प्रभाव किसका पड़ता है? मांग का पड़ता है। मुख्य प्रभाव मांग का पड़ता है। अति अल्पकालीन वस्तुओं पर बाजार मूल्य ज्यादातर प्रभावी होता है। ये क्या होता है? मांग व पूर्ति में असंतुलन के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि जब पूर्ति कम होती है, मांग ज्यादा होती है, या पूर्ति ज्यादा है, मांग कम है, तो ही एक कंडीशन उत्पन्न होती है। वास्तविक जीवन में बाजार मूल्य ही देखने को मिलता है। जैसे आप किसी भी वस्तु का ले लेंगे तो उसका एक पुस्तकीय मूल्य होगा और एक बाजार मूल्य होगा। पुस्तकीय मूल्य आपको पता है कि कम ज्यादा भी हो सकता है, बाजार मूल्य भी उससे कम या ज्यादा हो सकता है, जो उस समय की उस वस्तु की मांग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, आप कोई भी वस्तु ले, जैसे आप सोना ले लेते हैं, आपको पता है सोना शादियों के टाइम पे महंगा हो जाता है, यानी उसका बाजार मूल्य महंगा हो जाता है। क्यों महंगा हो जाता है? उसकी पूर्ति के कारण नहीं, उसकी मांग के कारण। उसकी पूर्ति के कारण नहीं, उसकी मांग के कारण। तो वो सोने का क्या कहलाएगा? बाजार मूल्य कहलाएगा। जो किसके परिणाम स्वरूप? असंतुलन के कारण पैदा हुआ, पूर्ति और मांग के असंतुलन के कारण। पूर्ति भले ज्यादा थी लेकिन मांग कम थी, इसलिए मांग अधिक थी उस टाइम पे, इसलिए उसका मूल्य भी बढ़ गया। एक ऐसी भी कंडीशन आती है जब मांग कम है और पूर्ति ज्यादा है तो मूल्य घट भी जाता है। जैसे कि प्राय शादियों के अलावा अगर किसी दिन पे अगर सोने के रेट की बात की जाए तो उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके कि बाजार मूल्य क्या होता है। बाजार मूल्य एक ऐसा मूल्य होता है जो अल्पकालीन अति अल्पकालीन वस्तुओं पर अति अल्पकाल के लिए वह मूल्य होता है जो निरंतर मांग के ऊपर डिपेंड करता है। मांग घटेगी तो मूल्य घटता है, मांग बढ़ेगी तो मूल्य बढ़ता है। जो मांग और पूर्ति के असंतुलन के बीच में उत्पन्न होता है, जो उत्पादकी और पुनरुत्पादकी दोनों वस्तुओं पर लागू होता है। आपके मन में अब ये शब्द जरूर आ रही होंगे कि सर उत्पादकी और पुनरुत्पादकी वस्तुएं क्या होती हैं। देखिए, एक ऐसी वस्तु जो उपयोग कर लेने के बाद भी उसको पुनः उपयोग पे लाया जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं पुनरुत्पादकीय वस्तुएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैं प्लास्टिक ले लेता हूं, या प्लास्टिक ले लीजिए, या मैं लोहा ले लेता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये एक लोहा है, ठीक है। अब मैं कैसे दिखाऊं आपको, मेरी टेबल है जिसमें मैं पढ़ता हूं। मान लो एक ये लोहा है, सपोज दैट, ठीक है, ये लोहा आपको दिख रहा होगा। अब मान लो सपोज दैट ये लोहा मेरा क्या हो गया, गल के खराब हो गया या जंग लग गया है, इसमें टूटने लगा। ये मैंने क्या किया, इस लोहे को ले जाकर के मैं बेच दूंगा और इससे एक नया निर्मित लोहा बन सकता है। लोहे को आपको पता है गला दिया जाता है, सांचे में ढाल दिया जाता है, तो नया निर्मित लोहा बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि वह वस्तुएं जो एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उसका रिप्रोडक्शन किया जा सकता है, तो कहने का मतलब है वो ही पुनरुत्पादकीय वस्तुएं कहलाती है। जैसे पॉलीथीन हो गई, पॉलीथीन को रिप्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, केवल और केवल उसको इस्तेमाल करने के बाद अगर इस्तेमाल होती हैं तो ठीक है, फट गई, खराब हो गई तो फेंका जा सकता है, जलाया जरूर, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन इतनी खराब होती है कि डिस्ट्रॉय भी करोगे तो भी उसका गुत्था बना रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि पॉलीथीन का बैन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इतना जल्दी डिस्ट्रॉय होती ही नहीं है। और सबसे गंदी बात यह है कि वो पुनरुत्पादकी भी नहीं होती है, कि एक बार पन्नी अगर फट गई उसको पिघला करके नई पन्नी बनवा लिया जाए। तो ये भी हमारे देश में एक समस्या है। इस कारण से प्लास्टिक को बैन क्यों नहीं किया जा सकता सर? प्लास्टिक को बैन इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पुनरुत्पादकीय वस्तुएं हैं। आपको पता है जब कबाड़ी वाला आता है, जब कबाड़ी वाला बेटा आता है तो आपसे प्लास्टिक वो ले लेता है। क्यों प्लास्टिक ले लेता है? टूटा फूटा भी बेटा वो प्लास्टिक आपकी कुर्सियां ले जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक को क्या किया जा सकता है, प्लास्टिक को एक उच्च ताप पर पिघलाया जा सकता है और उससे सांचे में ढाला जा सकता है, उससे कुर्सी टेबल कुछ भी बनाया जा सकता है, वो पुनरुत्पादकी है। तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आप कहना क्या चाहते हैं सर? बेटा मैं कहना ये चाहता हूं कि बाजार मूल्य सभी प्रकार की वस्तुओं पर लागू होता है जो पुनरुत्पादकी हो, चाहे वो उत्पादकी, दोनों ही प्रकार की वस्तुओं पर यह मूल्य लागू होता है। देखो
बात क्लियर समझ में आ गई है। अब आपको अगर बाजार मूल्य आएगा तो आप लिख लोगे, वास्तविक जीवन में ये मूल्य देखने को मिलता है, बाजार मूल्य। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, बाजार मूल्य से आप समझ चुके हो। देखिए मैं इकोनॉमिक्स में आपसे उतनी ही बात करूंगा जितनी की आपके लिए जरूरी है, जबरदस्ती का कुछ भी मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको इसमें। ठीक है, बाजार मूल्य से आप क्या समझते हैं आप समझ चुके हो। जहां पे मुझे लगेगा कि इस टॉपिक को ज्यादा समझाना चाहिए वहां पे उस टॉपिक को आपको निश्चित रूप से ज्यादा ही समझाया जाएगा, लेकिन जहां पे लगेगा कि इस टॉपिक को कम समझाना चाहिए, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो उसको कम ही समझाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं, जहां पे बोला है सामान्य मूल्य से आप क्या समझते हैं। 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 देखिए बहुत ही सिंपल है। सामान्य मूल्य का मतलब जब आ जाता है तो क्या कह दोगे आप, काल्पनिक मूल्य। क्या कह दोगे आप, काल्पनिक मूल्य। काल्पनिक मूल्य। बेटा जब बात सामान्य मूल्य की आ जाएगी तो इसमें क्या होगा, मांग पूर्ति के बीच संतुलन। मांग एवं पूर्ति के बीच संतुलन। मांग एवं पूर्ति के बीच क्या बेटा, संतुलन। ये कब होगा बेटा, दीर्घकाल पे। कब होगा बेटा, दीर्घकाल पे। दीर्घकाल पे। सबसे बड़ी बात एक चीज याद रखना, यह केवल पुनरुत्पादकीय वस्तुओं पर लागू होगा। यह केवल पुनरुत्पादकीय वस्तुओं पर लागू होगा। यह केवल बेटा पुनरुत्पादकीय वस्तुओं पर लागू होगा, इस बात को याद रखना। ठीक है, इस बात को याद रखना। आगे अगर बात की जाए बेटा इसके बारे में, तो ये एक कैसा मूल्य होता है, मैंने आपको बताई दिया कि एक काल्पनिक मूल्य होता है। कहने का मतलब ये है बेटा, कहने का मतलब केवल और केवल ये है, बहुत ही सिंपल सा है, इसको समझने का प्रयास जरूर करना, कि सामान्य मूल्य उस मूल्य को कहते हैं जिसका निर्धारण वस्तु की मांग एवं पूर्ति के स्थायी शक्तियों के दीर्घकाल में करती है। दीर्घकाल में वस्तु की पूर्ति में पूर्णतः मांग के अनुरूप किया जा सकता है, क्योंकि दीर्घकाल में इतना समय होता है कि जितनी भी वस्तु की मांग होगी उसके हिसाब से उसकी पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि सामान्य मूल्य वह मूल्य होता है जो किसी भी वस्तु के दीर्घकाल में उपस्थित होता है, क्योंकि मांग जितनी बढ़ती जाएगी उसकी पूर्ति को उतना ही पूरा किया जा सकता है। तो यानी मांग के अनुसार पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह मूल्य हासिल तब होता है जब वो मांग व पूर्ति में संतुलन की स्थिति आती है। आप सबको पता है कि मांग व पूर्ति में संतुलन की स्थिति एक काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है। जब हम उस मांग को पूरा करके पूर्ति कंप्लीट कर लेते हैं वैसे ही उसकी मांग आगे बढ़ जाया करती है। इसलिए मांग व पूर्ति में संतुलन दीर्घकाल में भी संभव नहीं होता है। हालांकि यह एक सोचा समझा अपना व्यू है कि दीर्घकाल में वस्तुओं के मूल्य सामान्य मूल्य के अंतर्गत आते हैं जब वो मांग एवं पूर्ति एक होती है। ये केवल पुनरुत्पादकीय वस्तुओं पर लागू होते हैं, उत्पादकीय या निरुत्पादकीय वस्तुओं पर नहीं होते हैं। और जब मांग व पूर्ति के बीच में पूरा क्या होता है बेटा, संतुलन होता है। और ये काल्पनिक मूल्य है, इस प्रकार का कोई मूल्य नहीं पाया जाता, क्योंकि मांग व पूर्ति संतुलन में कभी हो ही नहीं सकती है। तो ये होता है बेटा सामान्य मूल्य के बारे में। आपको अगर आएगा तो आ सकता है इनका अर्थ, लेकिन इनसे सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है बेटा तो इनका अंतर है, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। और निश्चित रूप से आपने अगर इनका अर्थ समझ लिया तो इनका अंतर आप अपने से भी कर सकते हो। सर अंतर का आधार इन क्वेश्चनों में नहीं लिखा हुआ है बेटा, अगर क्वेश्चन पे नहीं लिखा हुआ है तो एग्जाम में तो आएगा, तो आपको अंतर का आधार लिखना ही पड़ेगा। तो कैसे इसका अंतर का आधार लिखना है, चलिए आइए इसके बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पहले इसके बारे में बात करते हैं। बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य में अंतर बताइए। बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य में अंतर लिखिए। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी आपसे याद हो जाएगा। बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य में अंतर लिखो, में अंतर लिखो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर लिखो। यहां पे बेटा क्रमांक डालना है आपको जरूर, यहां पे अंतर का आधार डालना है, अंतर का आधार। अंतर का आधार के बाद अगर बात की जाए बेटा तो यहां पे आपको क्या डालना है, यहां पे आपको डालना है बाजार मूल्य। बेटा यहां पे आपको डालना है बाजार मूल्य। बेटा बाजार मूल्य के बाद यहां पे आपको डालना है सामान्य मूल्य। बेटा 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 यहां पे आपको डालना है सामान्य मूल्य।
ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको डालना है सामान्य मूल, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। क्रमांक 1, क्रमांक 2, क्रमांक 3, क्रमांक 4 और क्रमांक 5, ठीक है। अंतर का आधार में अगर बात की जाए बेटा, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समय की। समय तो ये किस समय पर आधारित होता है? आप बोलोगे सर ये अति अल्पकाल के समय के लिए निर्धारित होता है। अति अल्पकाल में इस मूल्य का निर्धारण होता है, अति अल्पकाल के लिए। किस काल के लिए? अति अल्पकाल के लिए। किस काल के लिए बेटा? अति अल्पकाल के लिए। जबकि आप सबको पता है सामान्य मूल्य कैसा होता है? दीर्घ काल में मूल्य का निर्धारण जो होता है, दीर्घ काल में मूल्य का निर्धारण जो होता है वो कहलाता है सामान्य मूल्य। क्लियर है आपको? सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है। सामान्य मूल्य मांग और पूर्ति की शक्तियों में स्थायी संतुलन के बीच होता है। अब यहां पे लिखते हैं स्थायी या संतुलन, लिख दो। यहां पे क्या लिख दोगे? संतुलन। संतुलन। आप सबको पता है कि मांग एवं पूर्ति, बेटा बात को समझ लेना प्लीज, ये मांग एवं पूर्ति, ये मांग एवं पूर्ति के बीच, ये मांग एवं पूर्ति के बीच अस्थायी, बहुत अच्छी लाइन है, अस्थायी संतुलन के बीच होता है। अस्थायी संतुलन के परिणाम स्वरूप होते हैं। अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन के परिणाम स्वरूप होता है, कि परिणाम के परिणाम स्वरूप होता है। मांग एवं पूर्ति के बीच अस्थायी संतुलन के परिणाम स्वरूप होता है। अगर बात की जाए बेटा इसके तो ये मांग एवं पूर्ति के स्थायी संतुलन के परिणाम स्वरूप होता है। मांग एवं पूर्ति के स्थायी संतुलन के परिणाम स्वरूप होता है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। उत्पादिकी और पुनरुत्पादिकी ये भी लिख सकते हो। अगली लाइन है बेटा, अगली लाइन है बेटा प्रभाव। प्रभाव, आपको पता है कि बाजार मूल्य में सबसे अधिक प्रभाव, सबसे अधिक प्रभाव किसका होने वाला है? बोले मांग का होने वाला है। मैंने बताया था मांग घटेगी तो मूल्य घटेगा, मांग बढ़ेगी तो मूल्य बढ़ेगा। यहां सबसे अधिक अगर किसी का प्रभाव होने वाला है तो सबसे अधिक अगर प्रभाव होगा इसमें तो किसका होगा बेटा? पूर्ति का होगा, क्योंकि आपको पता है दीर्घकाल में पूर्ति ही वस्तु का मूल्य तय करती है। आपको पता है बेटा, क्योंकि दीर्घकाल में वस्तु की पूर्ति ही उसका मूल्य तय करती है, और सामान्य मूल्य ही जब दीर्घकाल के लिए होता है तो सिंपल सी बात है ये डायरेक्टली किससे डिपेंड करेगा? पूर्ति से डिपेंड करेगा। अब देखो ना, ये छोटी छोटी चीजें किसको समझ में आ रही होंगी बेटा? उसी को समझ में आ रही होगी जिसने सारी क्लास को एकदम रेगुलर पढ़ा है। अगर किसी ने भी इकोनॉमिक्स की एक भी क्लास मिस की ना, और किसी ने मेरे से दोबारा मांगी ना, तो बहुत मारूंगा, ठीक है? रेगुलर इकोनॉमिक्स की क्लास लिया करो। अगर आप वास्तव में इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि सर आप एक महीने में कितना हमको पढ़ा देंगे इकोनॉमिक्स? बेटा आपने 9 महीने में कुछ पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा है ना? लेकिन आपने पिछले 10 दिन से क्या पढ़ रहे हैं वो आपको पता है, ठीक है? तो जो बच्चा पढ़ रहा है आज उसकी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी मेरे से, और इस महीने में मेरा पूरा टारगेट है कि मैं 4 से 5 यूनिट कंप्लीट कर दूंगा, 2 इधर और 2 उधर, और अगले महीने में आपके एग्जाम के पहले पहले 3-4 वो भी खत्म कर दूंगा, ठीक है? 10 यूनिट थी, 1 हट गई, 9 ही यूनिट आपको पढ़ना। 9 यूनिट में भी बहुत सारे वहां से भी कॉन्सेप्ट हटे हैं, चैप्टर नहीं हटे, कॉन्सेप्ट हटे हैं, कॉन्सेप्ट हटे हैं, चैप्टर नहीं हटे, इतना याद रखना, कॉन्सेप्ट हटे हैं। कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बताऊंगा कौन कौन से कॉन्सेप्ट हटे हैं आपके वहां पे, ठीक है? जब मैं मुद्रा बैंकिंग पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि बैंकिंग में CRR, RR, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीजें, बैंक रेट, ये सब हट गया है, उनके बारे में वहां पे चर्चा करेंगे। भुगतान संतुलन वाला जब चैप्टर पढ़ाएंगे वहां पे भी उसको बताएंगे, अभी नहीं चर्चा करेंगे, ठीक है? तीसरा प्रभाव के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली। फिर आता है सभी प्रकार की वस्तुएं। तो ये सभी प्रकार की वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे वो पुनरुत्पादकीय वस्तुएं हैं, चाहे वो पुनरुत्पादकीय वस्तुएं हैं, और चाहे वो उत्पादकीय वस्तुएं। तो ये सभी प्रकार की वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे वो पुनरुत्पादकीय वस्तुएं या वो उत्पादकीय वस्तुएं। ये केवल पुनरुत्पादकीय वस्तुओं पर लागू होता है, ये केवल पुनरुत्पादकीय वस्तुओं पर ही लागू होता है, ये केवल पुनरुत्पादकीय वस्तुओं पर ही लागू होता है। फिर आता है मूल्य, फिर आता है मूल्य। ये बेटा वास्तविक मूल्य होता है, ये बेटा वास्तविक मूल्य होता है, और अगर बात की तो ये बेटा काल्पनिक मूल्य होता है, ये एक काल्पनिक मूल्य होता है, ये बेटा काल्पनिक मूल्य होता है। आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर काल्पनिक का मतलब क्या होता है? बेटा काल्पनिक का मतलब होता है जिसकी केवल कल्पना की जा सकती है,
जिसकी केवल कल्पना की जा सकती है, मतलब वास्तविक या व्यवहारिक जीवन में। वास्तविक मूल्य का मतलब व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में। बेटा वास्तविक का मतलब होता है कि व्यवहारिक जीवन में अगर कोई मूल्य पाया जाता है तो वो वास्तविक मूल्य। व्यवहारिक जीवन में अगर कोई मूल्य पाया जाता है बेटा तो वो कहलाता है वास्तविक मूल्य। और अगर बात की जाए कि जो व्यवहारिक जीवन में नहीं पाया जाता है वो बेटा कहलाता है काल्पनिक मूल्य। वो बेटा क्या कहलाता है? काल्पनिक मूल्य कहलाता है। वो बेटा क्या कहलाता है? काल्पनिक मूल्य कहलाता है। वो क्या कहलाता है? काल्पनिक मूल्य कहलाता है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी बेटा, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये अंतर भी आपको समझ में आ गया। एक बार आपको और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है बेटा। तो ये यूनिट बेटा यहां से होती है समाप्त। मैं आशा करता हूं कि थोड़ा बहुत जो भी मैंने आपको पढ़ाया इस चैप्टर के बारे में, इस यूनिट के बारे में, चाहे बाजार की बात हो, चाहे बाजार के प्रारूप की बात हो, चाहे बाजार की विशेषताओं की बात हो, है ना, और चाहे पूर्ण प्रतियोगिता की बात हो, चाहे प्रतियोगिता की बात हो, चाहे अपूर्ण प्रतियोगिता की बात हो, चाहे एकाधिकार की बात हो, चाहे वो पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण की बात हो, चाहे वो बाजार मूल्य की बात हो, चाहे वो सामान्य मूल्य की बात हो, चाहे वो बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर की बात हो। जहां तक मुझे पता है कि मैंने इतना ही आपको पढ़ाया इस यूनिट में, ठीक है। तो बेटा हमारी 2 यूनिट तो हो गई कंप्लीट। बेटा हमारी 2 यूनिट तो हो गई कंप्लीट। कौन कौन सी यूनिट? आप सबको पता है कि हमने 2 यूनिट अपनी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ली है, ठीक है। 2 यूनिट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली है। सॉरी 10 यूनिट गलती से बोल दिया, 8th यूनिट में ना, बजट वाला, ठीक है। हमने यूनिट 4 कंप्लीट कर लिया, हमने यूनिट 4 कंप्लीट कर लिया और हमने यूनिट 8 भी कंप्लीट कर लिया। गलती से मेरे शायद 9 निकल गया था, ठीक है। यूनिट 8 भी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यूनिट 4 खत्म, यूनिट 8 खत्म। यूनिट 4 में आपको पता था बाजार वाला चैप्टर था, बाजार वाला चैप्टर था, और पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण था, और पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण था, मूल्य का निर्धारण था, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण था, ठीक है। और अगर बात की जाए बेटा यूनिट 8 में, तो यूनिट 8 में आपको क्या क्या मिला? यूनिट 8 में आपको बाजार मिला, यूनिट 8 में आपको बजट मिला। एक चैप्टर और था 2019-20 का बजट, जिसको पढ़ाना जरूरी नहीं था क्योंकि आपके इसमें यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई जरूरत नहीं है आपको यहां से पढ़ने। यहां से एक मिल भी गया तो कोई तकलीफ नहीं होगा, अथवा मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 यूनिट तो आपकी मैंने खत्म कर दी। 9 यूनिट है, 1 यूनिट ऑलरेडी घट चुकी है, 8 यूनिट बची हुई है। गलती से मेरे से 10 निकल गया था क्योंकि अलग अलग चीजें आ जाती हैं कभी, है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अब यहां से हमको जो है ना बेटा, अब यहां से हमको अगली यूनिट चालू करना, जो कल से चालू होगी, आज से मैं चालू नहीं करूंगा। यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट ही क्यों? क्योंकि फर्स्ट यूनिट में केवल 2 चैप्टर हैं, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था और केंद्रीय समस्याएं। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि एवं, आप सभी लोगों ने पढ़ा जरूर होगा लेकिन आप अच्छे से पढ़ोगे। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र, और अगर बात की जाए तो अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्याएं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। बेटा मजाक नहीं है, लेकिन चलते ही चलते बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। इस यूनिट को मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल करके खत्म कर दूंगा, बहुत अच्छे से। 1 हफ्ते लगेगा निश्चित रूप से, हाँ 1 हफ्ते तो लग जाएगा, क्योंकि इसको मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, या 5-6 दिन तो फिर भी मानो, ठीक है। इसके बाद मैं इसी महीने में आपको अगली यूनिट पढ़ाऊंगा, मुद्रा और बैंकिंग वाली, मुद्रा और बैंकिंग वाली, बिल्कुल यूनिट 6। इसी यूनिट 6 में बहुत सारी चीजें हटी हैं। जैसे क्या आता है इसमें, जैसे कि CRR, SLR, है ना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। BR कैसे हटा, RR कैसे हटा, SLR कैसे हटा, CRR कैसे हटा, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। अभी आप परेशान मत हो, ठीक है। तो ये चारों यूनिट हम लोग इसी माह में कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आपको कोई डाउट होगा तो मैं रिवीजन भी उसका करवा दूंगा, और कोशिश रहेगी कि इसी माह हम लोग अगली यूनिट में भी प्रवेश कर जाएंगे। अब आप सोचिए कि एक माह में आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। सर अगर काश आप क्लास को 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे करते तो क्या बात होती? बेटा बात यही होती कि फिर आपको केवल चीजें रटती याद ना होती, ना समझ पाते हैं आप, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको बोला कि टाइम से ज्यादा कंटेंट पे ध्यान दिया करो। इतना वक्त है मेरे पास आपको ये सारी चीजें पढ़ा करके खत्म करने का। आपके पास वक्त कम है इन चीजों को रिवीजन करने का, लेकिन मेरे पास बहुत वक्त है। बेटा कंटिन्यू जब 30 मिनट 40 मिनट की क्लास चलती है ना बेटा, कंटिन्यू वो 2 घंटे की क्लास ऑलरेडी बन जाती है।
ठीक है, क्योंकि यहां पे आपको पता है इकोनॉमिक्स की क्लास जब से मैं चालू किया हूं मैंने केवल टू द पॉइंट बात करना चाहा, टू द पॉइंट। अब ईमानदारी से बताइए कि आपको वाकई में इकोनॉमिक्स समझ में आ रही है? निश्चित रूप से इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। देखिए मैंने बजट के बारे में पूरी बात की, बजट क्या है, बजट की विशेषताओं के बारे में भी बात की, बजट की प्रक्रिया के बारे में बात की, बजट के प्रारूप के बारे में भी मैंने बात की, बजट के प्रकारों के बारे में भी मैंने बात की, संतुलित बजट क्या है, असंतुलित बजट क्या है। उसके बाद हमने बजट के ही टॉपिक को खत्म किया, फिर उसके बाद हमने बाजार के भी टॉपिकों के बारे में बात की, बाजार की विशेषताएं, प्रकार, सब कुछ का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी कर लिया। अब आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी, आप ईमानदारी से ये जो 3 चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं उनके आप ऑब्जेक्टिव जरूर लगाइएगा, प्लीज उनके ऑब्जेक्टिव लगाइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, मुझे मैसेज करके बताइए कि आपने ऑब्जेक्टिव लगाए हैं। क्या आपसे अब भी वही कंडीशन है जो पहले थी? क्या ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं बन रहे हैं अभी भी? जैसे पहले जब आप ऑब्जेक्टिव लगाते थे अपने से पढ़ करके तो हो सकता था बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं बनते रहे होंगे, अब आप लगाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपसे 99% की पूरे बनेंगे, है ना, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूं कि मैं इसमें एफर्ट तो डाल रहा हूं लेकिन वो एफर्ट नहीं आ रहा जो अकाउंट में आना चाहिए। जैसे अकाउंट में आता है वो यहां पे कभी आएगा भी नहीं, है ना, कभी आएगा भी नहीं। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं मैं इसको पढ़ा नहीं सकता हूं, है ना, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। इसके शब्दों को वही समझ सकता है जो शब्दों को पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये बात आज से यहाँ पे खत्म होती है। कल हम लोग अगले सेशन को शुरुआत करेंगे, यूनिट फर्स्ट को पढ़ेंगे, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। आप लोगों ने, काफी लोगों ने पढ़ा भी हुआ है लेकिन अभी तक केवल रट्टा मारा है, अब आप समझोगे इसको, ठीक है। अब आप इसको समझोगे फिर हम लोग अगले यूनिट में चलेंगे। चलो ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म कर दें, कुछ टॉपिक है नहीं पढ़ाने के लिए आज का, क्योंकि कल से ही अपन उसको शुरुआत करेंगे, ठीक है बेटा। तो कल हम लोग फिर मिलते हैं। अकाउंट की कल भी क्लास होगी और इकोनॉमिक्स की कल भी होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। फिर उसके बाद किसी दिन इंग्लिश की दिलवा देंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी शिकायत है, एक बात मैं जरूर आपसे बोलना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी शिकायत है हमसे या हमारी टीम से या हमारे सब्जेक्ट से, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि जरूर मैसेज करें, ठीक है। हाथ जोड़ के निवेदन है कि जरूर मैसेज करें, अपने मन की जो इच्छाएं हैं, जो भड़ास है वो निकालिए, आपका स्वागत है। अगर आपको लगता है सर क्लास थोड़ा बड़ा करिए, हमको समझ में नहीं आता, कुछ भी अगर आपका इशू, कंटेंट मैं इतना ही दूंगा, चाहे मैं 25 मिनट मिलूं, 30 मिनट, चाहे आप 2 घंटे मुझे यहां पढ़वा लो, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आपको अगर कोई भी कहीं पे भी कुछ भी अगर इश्यूज है कि सर इंग्लिश की क्लास समझ में नहीं आती है, अकाउंट का नहीं समझ में आता है, इकोनॉमिक्स का नहीं समझ में आता है, प्लीज आपसे निवेदन है, या आप कुछ राय देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए। अगर हमें ऐसा लगेगा कि उसको माना जाए तो जरूर उसको मानें, ठीक है बेटा। तो चलिए बाय एंड गुड नाइट, कल हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को शुभ रात्रि। अपना प्यार इसने इसी तरह से बना के रखो। आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करो, समय वक्त कम बचाएं, कोशिश करो उस वक्त के दौरान आप बहुत अच्छे से बन पाओ। बाय एंड गुड नाइट अगेन।